रामलाल अमन कुमार के घर नौकरी करता था। अमन कुमार का बेटा सौरभ एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, जबकि रामलाल का बेटा दीपक एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सौरभ और दीपक दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और अपने अपने स्कूल के अच्छे बच्चों में उनका नाम था। देखो पापा, मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल गया। मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह सौरभ, मुझे पता था मेरा बेटा इस बार भी क्लास में फर्स्ट आएगा। अरे रामलाल, दीपक भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है ना? अभी कुछ देर पहले ही वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था। जी साहब, वो भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है। वहां की पढ़ाई तो बहुत आसान है। दीपक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटे से स्कूल में फर्स्ट आकर। सौरभ, ये लो लड्डू। मैं फर्स्ट आया हूं ना, तो बापू ने सबको बांटे हैं। मैं नहीं खाता ये बेकार से लड्डू। मॉम, वो चॉकलेट बादाम कहाँ हैं जो आपने सबको खिलाए हैं? मेरे पापा तुम्हारे बापू की तरह सस्ते लड्डू नहीं लाते। वो तो चॉकलेट ड्राई फ्रूट लाए हैं। और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे नौकर के बेटे हो। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, ऐसे नहीं बोलते। दीपक भी अच्छा बच्चा है। मॉम, मुझे दीपक एक आंख नहीं भाता। मेरे सामने पापा उसकी तारीफ करते रहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कपिल के घर खेलने जा रहा हूं। सौरभ को दीपक से नफरत थी। दीपक भी उसकी तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये बात सुनकर सौरभ और गुस्से में आ जाता है। सौरभ कपिल के घर खेलने चला जाता है। क्या हुआ सौरभ, आज तू बड़ा गुस्से में है? मैं दीपक से नफरत करता हूं। आज मैं जब पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था, तो दीपक ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया। वो भी मेरी तरह फर्स्ट आया है। फिर तुम ही बताओ। फिर पापा उसकी भी तारीफ करने लगे। वो हमारे नौकर का बेटा है। ये बात मुझे उसे समझानी होगी। अरे तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, कल दोपहर में सारे दोस्त गेम में पैसे लगा रहे हैं। तू कितने लगाएगा? मेरी तरफ से 200 रुपए लगा दे। अरे तू फिर से अपनी मम्मी के बैंक अकाउंट से 200 रुपए लेगा तो तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी? मेरे पापा बहुत रिच हैं। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। सौरभ को गेम पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई थी। वो आए दिन अपने दोस्त कपिल और बाकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता। सौरभ पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी भी उसे अकाउंट से पैसे लेने के लिए कुछ नहीं कहती थी। सौरभ, तुमने मॉम के अकाउंट से आज फिर 200 रुपए निकाले हैं। पापा, वो मेरा ऑनलाइन ग्रुप गेम चल रहा है ना, तो उसी के लिए चाहिए थे। अरे मुझे पता है, सौरभ ने मुझे बता दिया था कि वो 200 रुपए ऐड कर रहा है। बेकार में गुस्सा होते रहते हो मेरे लाल पर। वो तो ठीक है संध्या, पर चलिए आप नाश्ता कीजिए। बच्चे हैं, आपस में लगे रहते हैं। संध्या अमन की बातों पर ध्यान नहीं देती। सौरभ को गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही थी। एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। एक दिन, सौरभ क्या बात है, आजकल लग रहा है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी मैम का फोन आया था, तुम 2 दिन से ट्यूशन में लेट पहुंच रहे हो। मम्मी, वो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं कपिल के घर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते हैं, तो पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा ये बात है, तुम कपिल के घर बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाई कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। उधर दीपक भी अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बापू, इस बार मुझे फिर से फर्स्ट आना है। देखना, मैं खूब मेहनत करूंगा। मुझे पता है मेरे बेटे, तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना, तुम्हारा ये जोड़ा हुआ विद्याधन एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा, और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। चलो दीपक बेटा, अब आकर ये दूध चावल खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं। और तुम वो कहाँ जा रहे हो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ? माँ, मैं साइंस म्यूजियम देखने जा रहा हूँ। वहां पर विज्ञान संबंधित बहुत से उपकरण हैं। टीचर बता रही थी, हमें वहां जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपक स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहां उसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिनमें सौरभ भी होता है। सौरभ, ये तो वही लड़का है जो कई बार तेरे घर पर भी देखा है। अरे ये हमारे नौकर रामलाल का ही तो लड़का है। गरीब नौकर का बेटा है ये। हाँ, ये नौकर का बेटा है, फिर तो ये भी नौकर हुआ। सब बच्चे दीपक पर हंसने लगते हैं। दीपक घर आकर सुस्त और उदास हो जाता है।
बापू, सब बच्चे मुझे नौकर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे। सब बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अरे मेरे बच्चे, तू इतनी सी बात पर बुरा मान गया? मैं तुझे तभी तो पढ़ा लिखा कर बढ़ा रहा हूं ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और पैसे कमा सके। रामलाल की बातों को सुनकर दीपक में हिम्मत आ जाती है और वो खुश हो जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन दीपक स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे कक्षा में पूरे साल अच्छा करने के लिए पुरस्कार देती है। दीपक ने पूरे साल बहुत मेहनत करके अव्वल स्थान पाया है, इसलिए दीपक को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मैं जानती हूँ कि फाइनल एग्जाम जो आने वाले हैं, दीपक उसमें भी फर्स्ट क्लास पास होने की पूरी कोशिश में लगा होगा। थैंक यू मैम। सब बच्चे तालियां बजाकर दीपक की प्रशंसा करते हैं। घर आकर दीपक अपने बापू और माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है। जीते रहो मेरे बच्चे। बापू, मैं ये पुरस्कार अमन अंकल को दिखाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चल तू उनका भी आशीर्वाद ले ले। संध्या, तुम्हारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए और तुम्हें पता तक नहीं। मैं भला इतने पैसे एक साथ कहाँ खर्च करूंगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? रुको, मैंने बैंक से सारी डिटेल निकलवाई है। बैंक की तरफ से ही फोन है। अमन बैंक वालों से फोन पर बात करने लगता है। रामलाल और दीपक भी वहीं खड़े थे। हो गया सत्यानाश। और दो लाडले को मोबाइल फोन। तुम्हारे बेटे ने बेवकूफी में 1 लाख रुपए न जाने किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए। अब भुगतो। और है कहाँ ये सौरभ? वो तो अपने दोस्त कपिल के साथ ट्यूशन गया है। मेरे फोन पर सौरभ के ट्यूशन से फोन। जी, मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। क्या सौरभ ट्यूशन नहीं आ रहा? पर जी ठीक है, सौरभ पिछले 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रहा। तभी सौरभ आ जाता है। क्यों सौरभ, ट्यूशन से आ गए? जी पापा। अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। तुमने 1 लाख रुपए किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए और 1 हफ्ते से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल पेपर हैं। पापा मम्मी, आई एम सॉरी। मैं कपिल के बहकावे में आ गया था और उसी की वजह से आज मैं स्कूल टेस्ट पेपर में भी पहली बार फेल हो गया। अरे रामलाल, तुम कब आए? और दीपक बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी ये वो, आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो आपका आशीर्वाद लेने आ गया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अमन दीपक को आशीर्वाद देकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी सौरभ, अपने रूम में जाओ। मम्मी पापा मेरे से नाराज है, वो मेरे से बात नहीं कर रहे। सौरभ, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपनी गलती को सुधारो, फिर तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे पता है मम्मी, मुझे क्या करना है। सौरभ ने अब कपिल और उसके दोस्तों के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। पर 2 दिन बाद उसका मैथ्स का पेपर था। उसने ट्यूशन की बहुत छुट्टियां ले ली थी और उसका कोर्स अभी बहुत बाकी रह गया था। मम्मी, मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल तो मुझे समझ भी नहीं आ रहे। सौरभ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? दीपक की मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है और प्राइवेट स्कूल की किताबें और सरकारी स्कूल की किताबें एक जैसे कोर्स की पढ़ाई जाती हैं। मम्मी, क्या दीपक मेरी मदद करेगा? मैंने हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है। रामलाल, दीपक को जरा बुला लाओ, सौरभ को मैथ्स में उसकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, मैं अभी बुला लाता हूँ। सौरभ दीपक की सहायता से मैथ्स के पेपर की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी सौरभ अब दीपक के साथ ही पढ़ने लगा। सौरभ भी दीपक की तरह अपने स्कूल में फर्स्ट आता है। सौरभ, तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा, ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है, इसने मेरी एग्जाम के दिनों में बहुत हेल्प की। थैंक यू दीपक। रामलाल, तुम्हारा बेटा दीपक बहुत होनहार है, देखना ये एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अमन अंकल, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। दीपक की बातों को सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दीपक को गले से लगा लेता है।
चंदनपुर गांव में पल्लवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पल्लवी गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पल्लवी की क्लास टीचर अनुराधा मैडम बहुत अच्छी थी। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर नीलम मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर पल्लवी तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ना। अनुराधा मैडम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। अनुराधा मैडम वहां से चली जाती हैं। उनकी जगह नीलम मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती हैं। नीलम मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थी। नीलम मैडम क्लास में आती है तो देखती है कि सभी स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में थे, जबकि पल्लवी फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम, बेचारी पल्लवी बहुत गरीब है। अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वहीं ठीक लगते हो। अभी मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ नीलम मैडम पल्लवी की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती हैं। पल्लवी रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पल्लवी गरीब थी, इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर। मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो सारा दिन खराब हो जाता है। बेचारी पल्लवी चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। नीलम मैडम का गुस्सा हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स पर निकलता था, लेकिन पल्लवी को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पल्लवी को स्कूल आने में भी डर लगता था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अपनी टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पल्लवी एक दिन स्कूल न जाकर एक नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। नीलम मैडम बहुत बुरी है। जब देखो हमें डांटती रहती है और मुझसे तो ऐसी नफरत करती है जैसे मैंने गरीब होकर कोई पाप कर दिया। काश कि मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती। तभी एक साधु वहां आता है और वो पल्लवी की बात सुन लेता है। बेटी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु उसे एक जादुई शक्ति देता है जिससे उसके हाथ जितना वो चाहे लंबे कर सकती है। बाबा ये तो चमत्कार हो गया। पल्लवी खुशी खुशी स्कूल जाती है और वहां जाकर ये बात सभी बच्चों को बताती है। कुछ देर बाद नीलम मैडम क्लास में आती है। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है, तभी पल्लवी अपने लंबे हाथ बढ़ाते हुए उसकी पीठ पर चोटी काट देती है। नीलम मैडम पीछे मुड़कर देखती है, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद पल्लवी फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट देती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। उफ, अब मुझसे तो नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर लग जाना है। पल्लवी की इस हरकत को देख सभी बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम कुर्सी की तरफ देखकर कहती है, ओफो, ये मेरी चेयर कितनी गंदी है। ए गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहां आने की जरूरत नहीं। तभी पल्लवी अपने हाथ बढ़ाती है और चेयर तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही चेयर साफ कर देती है। उसके लंबे हाथों को देखकर नीलम मैडम डर जाती है। ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे हाथ हैं। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 8 साल का हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप लंबे हो जाते हैं। ये कैसा वरदान है? नीलम मैडम डर के मारे स्टाफ रूम चली जाती है। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। हाँ तो बच्चों, अब कौन ये मैथ का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अरुण, तुम बताओ। पर मैडम, मुझे ये नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ।
वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है कि तभी पल्लवी अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर एक हाथ से डंडा और दूसरे हाथ से नीलम मैडम की गर्दन पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, रोको रोको, अपने लंबे हाथों को रोको। आज ये हाथ नहीं रुकेंगे मैडम। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी, उसे मारोगी? आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दो बच्चों। उस दिन के बाद नीलम मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पल्लवी से। उसे अब वो कभी कुछ नहीं कहती। पल्लवी के लंबे हाथों की वजह से आज सब बच्चों को नीलम मैडम के अत्याचारों से मुक्ति मिल चुकी थी। केशवी का पिता रामदीन बहुत खुश था। खुशी का कारण ही इतना बड़ा था। केशवी बिटिया कहाँ है? अरे कलावती, कहाँ हो तुम दोनों? आ रही हूँ जी। क्या हुआ? आज तो आप बहुत खुश हो जी। बापू, आपने बुलाया? हाँ बिटिया, खुशी की तो बात है कलावती। हमने जो फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी केशवी का नाम आ गया है। अब हमारी केशवी बड़े स्कूल में पढ़ेगी। अरे केशवी बिटिया, उदास क्यों हो गई? क्या तू खुश नहीं है कि तू बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगी? माँ बापू सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मेरा काला रंग है और इतने लंबे लंबे काले नागिन जैसे बाल हैं। ये कहकर पहले वाले स्कूल में सब मेरी हंसी उड़ाते थे। मुझे पता है इस स्कूल में भी सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। नहीं बिटिया, वो बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पर कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। तुझे वहां बहुत अच्छा लगेगा। केशवी का रंग काला था, पर उसके बाल बहुत ही सुंदर और लंबे घने थे। केशवी के काले रंग के लिए उसे बहुत सुनना पड़ता था। अब नए स्कूल में जाते हुए वो बहुत डर रही थी। रामदीन और कलावती के समझाने पर केशवी स्कूल चली जाती है। सब बच्चे और टीचर केशवी को घूर घूर कर देख रहे थे। केशवी अपनी क्लास में जाती है। उसे देखकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे अरे भागो, देखो ये लड़की देखने में कितनी बदसूरत है। हाँ, इसका रंग कितना काला है और इसके लंबे बाल। ओह, ये तो कितनी डरावनी, बिल्कुल भूतनी लग रही है, भूतनी। क्लास के सब बच्चे केशवी को भूतनी भूतनी कहकर क्लास से बाहर भागने लगते हैं। केशवी का रोना निकल आता है। तभी उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वो बच्चों को डांट कर बिठाती है। ये क्या शोर मचा रखा है? चलो अपनी अपनी सीट पर बैठो। और तुम लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जी वो मेरा नाम। क्या बात है, काली होने के साथ साथ गूंगी भी हो क्या? पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। इतनी भद्दी शक्ल की लड़की हो तुम। जाओ सीट पर बैठो। तभी क्लास में दूसरी टीचर आ जाती है और वो केशवी को बैठा हुआ देखती है। सुनैना मैडम, ये न्यू एडमिशन आई है क्या क्लास में? हाँ दीपिका मैडम, है तो गरीब पर वो मुफ्त फॉर्म भरा होगा, उसी वजह से एडमिशन मिल गया, वरना इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कहाँ मिलता है। लड़की का भले ही रंग काला है पर बाल देखो कितने लंबे हैं। वैसे एक बात बोलूं, जरा कान इधर लाना। टीचर दीपिका टीचर सुनैना के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर टीचर सुनैना चौंक जाती है। अगले दिन से टीचर सुनैना का व्यवहार केशवी के साथ बिल्कुल बदल जाता है। केशवी बेटा, क्या तुम थोड़ी देर स्कूल में मेरी हेल्प के लिए रुक सकती हो? मेरी अलमारी बहुत फैली हुई है, मैं सोच रही थी समेट कर घर जाऊंगी। जी मैं रुक जाऊंगी, मुझे तो अच्छा लगेगा टीचर जी अगर मैं आपकी मदद करूं। टीचर सुनैना के कहने पर केशवी रुक जाती है। केशवी बेटा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। काश मेरे बाल भी इतने ही सुंदर होते। देखो, मुझे बहुत सुंदर चुटिया बनानी आती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारी सुंदर सी चुटिया बनाती हूँ। केशवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी क्लास टीचर उस पर इतना प्यार बरसा रही थी। टीचर उसे कुर्सी पर बैठा देती है और उससे प्यार से बात करती है और चालाकी से चुपचाप उसकी चोटी के थोड़े से बाल काट लेती है। केशवी को इस बारे में पता ही नहीं चलता। केशवी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी टीचर उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। केशवी रोजाना ही किसी न किसी काम के लिए अपनी टीचर के साथ रुक जाती थी। अब तो उसकी टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर भी बना दिया था। केशवी के माता पिता भी इस बात से संतुष्ट थे कि केशवी का अपने स्कूल में मन लग गया है, पर धीरे धीरे केशवी के बाल छोटे होने लगे।
एक दिन केशवी सिर धोकर बाहर निकली तो कलावती उससे बोली, केशवी, तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तूने तो कटवाए भी नहीं, दिखा तो जरा, कहीं किसी सहेली ने तो नहीं काट दिए? पता नहीं माँ, मैंने तो कोई बाल नहीं कटवाए, फिर छोटे कैसे हो गए मुझे नहीं पता। नहीं, किसी ने मेरे बाल नहीं काटे माँ। अरे कलावती, तुम भी बेकार में बच्ची को परेशान कर रही हो। अब उसका स्कूल में मन लगा है तो तुम इन बालों के पीछे पड़ जाओ। अरे बाल तो घर की खेती है, जब मर्जी बढ़ा लो, जब मर्जी कटवा लो, और फिर टूट भी तो जाते हैं मौसम के अनुसार। जा बिटिया जा, तू तैयार होकर स्कूल जा। कलावती भी ये सब बातें सोचकर चुप हो जाती है, पर टीचर सुनैना का लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने बहाने से जब केशवी को रोका तो कुछ ज्यादा ही बाल काट दिए और केशवी की नजर कैंची पर पड़ गई। केशवी रोने लगी। मैम, आपने मेरे बाल काट दिए। इसका मतलब मेरे बाल तभी छोटे हो रहे थे क्योंकि आप रोजाना बहाने से मेरे बाल काटती थी। पर क्यों? मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मेरे बाल काटे हैं। तभी टीचर दीपिका भी वहीं आ जाती है। अरे मैडम सुनैना, इस लड़की की इतनी लंबी जुबान, ये तो हमारी पोल खोल देगी। अरे कैसे पोल खोल देगी मैडम दीपिका, ये जानती नहीं है हम कौन है। ए लड़की, अगर तूने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया तो तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी, समझी? और फिर तुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। चुपचाप हमें तेरे बाल काटने दे। केशवी घबरा जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो रोती हुई एक सुनसान सड़क पर चलती जाती है। उसे खबर ही नहीं थी कि वो घर के रास्ते नहीं बल्कि जंगल के रास्ते पर चली गई है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरी सारे बाल टीचर ने काट दिए। अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। फिर माँ और बापू कितने दुखी होंगे। पर मेरे बाल अगर कट गए तो मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहां पर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तो जंगल में भ्रमण कर रही थी, पर तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गई। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है बेटी? केशवी उस परी को अपनी सारी दुख भरी बात बताती है। परी केशवी के सिर पर हाथ रखती है तो केशवी के बाल पहले जैसे लंबे और घने हो जाते हैं। ये देखकर केशवी बहुत खुश होती है, पर एकदम से उदास हो जाती है। उदास मत हो केशवी बेटा, अब जो भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा वो गंजा हो जाएगा, और जब तक वो सच्चाई नहीं बताएगा उसके बाल वापस नहीं आएंगे। यही सजा तुम्हारे बाल काटने वाले को मिलेगी। अब तो खुश हो ना? आप कितनी अच्छी हो परी माँ। तुम भी तो बहुत प्यारी बच्ची हो केशवी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने परीलोक रात होने से पहले लौटना है। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है और केशवी खुशी खुशी घर आ जाती है। अगले दिन केशवी के लंबे बाल देखकर टीचर सुनैना हैरान रह जाती है। वो तो पूरी लालच से भर जाती है और सबके जाने के बाद जैसे ही टीचर सुनैना केशवी के बाल काटने लगती है, केशवी के बाल तो नहीं कटते पर टीचर सुनैना पूरी गंजी हो जाती है। टीचर दीपिका ने भी टीचर सुनैना का साथ दिया था, इसलिए वो भी गंजी हो जाती है। मैं गंजी कैसे हो गई दीपिका मैडम? आप भी गंजी हो गई, हम दोनों गंजे हो गए, ये कैसे हुआ? हाँ सुनैना मैडम, मैं भी गंजी हो गई, हम दोनों गंजे हो गए। अब हम दोनों इस क्लास से बाहर कैसे जाएंगे? सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। हमारे बाल कहाँ चले गए? आप दोनों के बाल अब तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक आप प्रिंसिपल मैडम और सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे। परी माँ ने आप दोनों के बाल छीन लिए। अब आया मजा। किसी के बाल काटकर आप कितना खुश हो रही थी। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम और बाकी स्टाफ टीचर्स को बुलाकर लाती हूँ। केशवी सबको बुलाकर लाती है और सबके सामने सच्चाई आ जाती है। सुनैना और दीपिका अपनी गलती मान लेती हैं। वो दोनों केशवी के बाल काटकर बेचा करती थी। वास्तव में वो बाल बेचने का व्यापार करती थी। सुनैना मैडम, दीपिका मैडम, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। आप दोनों टीचर के नाम पर धब्बा हो। हमारे स्कूल की सारी इज्जत आप दोनों के कारण गिर जाती अगर आज केशवी हमें इस बारे में ना बताती।
पैसे की लालच में आप अपना टीचर का पद भी भूल गई कि टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। मैं आप दोनों को अपने स्कूल से इसी समय निकाल रही हूँ और आपको किसी भी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सारे स्कूल्स में अभी फोन करके मना कर दूंगी। आपके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाएंगे। केशवी बेटा, वेरी गुड, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, तभी तो परी माँ के रूप में गॉड ने तुम्हारी हेल्प की। गॉड ब्लेस यू बेटा। टीचर सुनैना और टीचर दीपिका के बाल तो वापस आ जाते हैं, पर उनका टीचर का पद उन्हें वापस कभी नहीं मिलता। उनकी सारी डिग्रियां छीन ली जाती हैं। आज वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। समाज और रिश्तेदार में उनका बहुत अपमान होता है। उस दिन के बाद केशवी से सबने प्यार से बात करनी शुरू कर दी। अब कोई भी केशवी के काले रंग से नफरत नहीं करता था। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना साची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना। शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बिटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ।
दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था।